हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू शशि सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस की आप लोग टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर ये 8 का जो देखने को मिलेगा आपको 8 का ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। और ये इन्वायरमेंट की हमारी टेस्ट सीरीज रहने वाली है पूरी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज सॉरी, क्योंकि मेरा आज लेक्चर थोड़ा सा 1 घंटे लेट आ रहा है, इसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आगे से आप लोगों के ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको 7 से 8 के बीच में ही लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए थोड़ा सा मतलब लेक्चर लेट हो गया, ठीक है। तो कोई नहीं, आगे से जो है ऐसा हो जाएगा और इसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा इन्वायरमेंट का टेस्ट होने वाला है, बहुत ही अच्छा डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। इसे आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो जो है, और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों से सजेशन मांगा था, ये हमारा लास्ट टेस्ट होगा जो सेक्शनल है, ठीक है। उसके बाद अभी बचे हुए हैं इसके लगभग 23 तक हैं ये, मतलब सारे टेस्ट इनके पुरानी वाली टेस्ट के। लेकिन जो नया वाला टेस्ट अभी लॉन्च हो गया है, जो मैंने आप लोगों से कहा था जो 2021 के लिए, उसमें करंट के जो अगस्त सितंबर मतलब अगस्त, और ये तुम्हारा पिछला है जो जून जुलाई अगस्त, ये भी उसमें करंट शामिल हैं। तो क्या आप लोग बताएं कि कौन सा मतलब टेस्ट हम फॉलो करें, या नया वाला करें या पुराना वाला करें। तो ये आप लोग सजेशन दे सकते हैं। और जो 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन वही मैं पूछता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा जानेंगे, जानकारी ज़्यादा मिलेगी। इसे आपको जो है क्वेश्चन को टैकल करने में भी परेशानी नहीं होगी। और साथ साथ कि ये क्या होता है कि अगर आप कमेंट करते रहते हैं साथ साथ में, लेक्चर 1 घंटे का लेक्चर होता है तो आपको जो बोरिंग नहीं महसूस होता है। और उसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है, जैसे जब हम किसी वीडियो को सुनने लगते हैं 1 घंटे के लिए लगातार, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो है आधा लेक्चर तो हम अच्छे से सुनते हैं, लेकिन फिर हमारा पैसिव मोड आने लगता है। तो उस समय हमको कमेंट, इसीलिए मैं क्वेश्चन में आंसर मतलब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि आप लोग एक्टिव बने रहें। जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं, अगर मैंने कोई पूछा है, ठीक है, तो आप लोगों ने अगर उसका आंसर दिया है तो आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं उसमें। और देखो, एक्टिव मोड में अगर पढ़ाई करेंगे तो हमेशा उसका फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोग तो क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करें। ज़्यादा पूछता नहीं हूँ, 1-2 क्वेश्चन ही पूछता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं पूछता हूँ। तो उनका तो आंसर तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, इतना तो आप लोग, और आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो पता ही होता है। नॉर्मल चीज़ें वो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो और अगर नहीं पता है तो उसको थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, उसको उसके बाद कमेंट कर दीजिए, तो मतलब ठीक है, ठीक है। तो आप लोग अपना सजेशन बताएं, पुरानी वाली चलानी है या नई वाली चलानी है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि इसमें फर्स्ट वाला, इसमें कहा गया कि पृथ्वी पर जंतु और पादप जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि पृथ्वी पर कुल प्रजातियों में 2/3 से अधिक जंतु हैं, ठीक है। सेकंड है कि कीटों की प्रजातियों की तुलना में मछलियों की प्रजातियां अधिक हैं। और थर्ड है हमारा कि भारत में कुल 20% जो है वैश्विक प्राणी जगत विविधता के साथ विश्व में एक सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है। तो देखो, ये थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। हमारे जो इंडिया में जो प्राणी जात की बात करें, मतलब जो जंतु है, ठीक है, जंतु और पादप हैं, तो उनकी बात करें तो यहाँ पे 8.1% है, ठीक है। प्राणी जात जो हमारा प्राणी जगत यहाँ पे देखने को मिलता है इंडिया में, और हम 12 जो सर्वाधिक 12 जैव विविधता वाले देश हैं उसमें हम शामिल हैं, ठीक है। और ये सेकेंड वाला ये भी गलत है, क्योंकि जो है कीटों की जो आपको देखने को मिलेगी, जो मछलियों और जंतुओं से, इवन जंतुओं से भी इन कीटों की प्रजातियाँ अधिक हैं। इसमें आपको देखने को मिलता है जो प्राणी जगत होता है, ठीक है, जो जंतु है, ठीक है, जंतुओं का 70% कीटों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है। और मतलब जो कहा गया है, ये वाला फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, इसमें कहा गया कि पृथ्वी पर कुल प्रजातियों में 2/3 से अधिक जंतु हैं। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ देखने को मिलता है 70% जो है हमारे यहाँ जो प्रजातियों की संख्या पाई जाती है, जितनी पृथ्वी पर पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो है पृथ्वी पर 70% यानी 2/3 से मतलब अधिक है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। तो हमारा आ जाता है एक वाला, केवल एक ऑप्शन सही हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड, इसमें कहा गया है कि सदियों की प्रजातियों की विविधता प्रजातियों और सदियों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ किसी दिए गए क्षेत्र में कुल जैव भार में वृद्धि को निरूपित करने वाले किसी पारितंत्र के पारिस्थितिकी अनुक्रम के मध्यवर्ती चरण को कहा जाता है। तो इसमें किसके बारे में बात की जा रही है, क्रमांक होता है, ठीक है। क्रमक मतलब जो शेरे होता है, इसको शेरे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और सेकंड है कि जलारंभी अनुक्रम होता है, शुष्क तारंभी अनुक्रम होता है, और पारिस्थितिकी निकेत होता है। तो देखो, इसका ए वाला ऑप्शन सही है, जो हमारा ये शेरे होता है, यानी क्रमक होता है, ठीक है। इसी के बारे में ये कहा गया है कि ये सजीवों की विविधता प्रजातियों और सजीवों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ दिए गए क्षेत्र में कुल जैव भार में वृद्धि को निरूपित करने वाले किसी पारितंत्र में पारिस्थितिकी अनुक्रम के मध्यवर्तीकरण को कहा जाता है, ठीक है।
तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो गया। सेकेंड है कि थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर है, इसमें कहा गया कि दीप्त काल सजीव द्वारा जीवों का ऋतुगत के रूप में जो दीप्त काल होता है, मतलब जो फोटो पीरियोडिक ड्यूरेशन होता है, ठीक है, उसी में लाइट रिसीविंग जो डेली बेसिस पे हम लोग लाइट रिसीव करते हैं, यानी प्रकाश की अवधि जो होती है उसको जितना हम मतलब रिसीव करते हैं, ठीक है, जो ऋतुगत रूप में प्राप्त की जाने वाली जो प्रकाश की अवधि होती है उसको मतलब इससे क्या मतलब प्रभावित होता है, क्या क्या चीज़ें मतलब अगर लाइट कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, या अगर हो ना तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पौधों में कलियाँ निकलने और फूल बनने के समन्वय, ठीक है, फूल बनने का समन्वय, ठीक है, पक्षियों का प्रवासन चक्र और स्तनधारियों का प्रजनन का समय। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि ये मतलब प्रकाश जो हमारा दीप्तगत सजीवों द्वारा दैनिक और ऋतुगत रूप से प्राप्त की जाने वाली प्रकाश की अवधि जो होती है इन सभी को प्रभावित करती है। क्योंकि जो है कुछ पक्षी होते हैं जो ज़्यादा जाड़ा होता है तो वो कम मतलब जाड़े की तरफ प्रवास करते हैं, ठीक है। स्तनधारियों में प्रजनन का भी ये मतलब एक समय होता है, ऋतु होती है उसका, ठीक है, वो ऋतु के समय ही आते हैं। और पौधों में कलियाँ और निकलना और फूल बनना ये सब मतलब के कारण है, ठीक है। तो ये सब प्रभावित करते हैं ये। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया कि ध्रुवीय क्षेत्रों में छोटे आकार के जंतु दुर्लभ होते हैं, इसका क्या कारण है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि ये बड़े आकार के जंतुओं की तुलना में छोटे जंतुओं में फर्क कम होते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि चूंकि छोटे जंतु मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में वनस्पति का अभाव के लिए एक चुनौती है, ठीक है। सेकेंड सी ऑप्शन है कि छोटे आकार के जंतु आसानी से बड़े जंतुओं का शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार उनकी आबादी फल फूल नहीं पाती है, ठीक है। डी है कि छोटे आकार के जंतुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आयतन के सापेक्ष अधिक होता है और इस प्रकार वे बहुत तेजी से ऊष्माक होते हैं। तो हमारा थर्ड वाला जो हमारा डी ऑप्शन है यही सही हो जाता है, क्योंकि जो ये जो रेयर इसीलिए उनको माना जाता है जो ध्रुवीय क्षेत्र में होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जंतुओं के आयतन के सापेक्ष अधिक होता है और ये बहुत तेजी से अपनी मतलब एनर्जी मतलब ऊष्मा को खोते हैं, क्योंकि वहाँ ठंडा प्रदेश है ना, मतलब सूर्य का बहुत कम ही मतलब पहुँचती ही नहीं है, बर्फ वहाँ पे है। तो इसी के बारे में डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 5 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय जो जलवायु परिवर्तन मंत्री जो होते हैं उनके द्वारा की जाती है, ठीक है। थर्ड है कि इनकी अनुशंसाएं संघ सरकार के द्वारा बाध्यकारी होती हैं। तो गलत है, ये जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड होता है, ठीक है, इसकी जो है जो अनुशंसाएं होती हैं मतलब तो ये बाध्यकारी नहीं होती, ये सलाहकारी प्रकृति की होती है, वो परामर्श के आधार पर ये देते हैं, वो बाध्यकारी नहीं होती है। और इनका काम क्या होता है कि जो वन्य जीवों का संरक्षण है उनके लिए नीति निर्माण करना, वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए, ठीक है। और ये सेकेंड वाला भी गलत है, क्योंकि ये इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ना कि पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री, ठीक है। तो हमारा ये भी गलत हो गया। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा देखने को मिलेगा, तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया, केवल एक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ वाइल्ड फौना और फ्लोरा, यानी साइट्स के बारे में जो के साइट के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि वन्य जंतुओं और पादप के नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न ना करे, ठीक है। और सेकेंड है कि यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तत्वाधान में अपनाया गया था, ठीक है। थर्ड है यह पक्षकारों पर विधिक रूप से बाध्यकारी होता है। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि ये जो जितने भी इसमें मतलब इन्होंने इसे जो साइट्स को साइन कर रखा है जितने कंट्रियों ने, उन पर ये बाध्यकारी होता है, ठीक है। लेकिन ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो हमारा संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत नहीं है। ये जो IUCN की जो बैठक हुई थी 1963 में, इसी में ये प्रस्ताव आया था और 1 जुलाई 1973 से ये प्रभावी हुआ था। तो ये IUCN के से संबद्ध माना जा सकता है, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो ये मतलब इसका उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि वन्य जीव जंतुओं और पादप के नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न ना करे, ठीक है। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाता है, बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित
में से कौन सी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं? तो ए ऑप्शन है डोडो है, बी है क्वांगा है, और सी है आपका पैसेंजर पिजन है, और स्टेलाइजर सी है। तो देखो जो ये डोडो है ये आपको देखने को मिलती है मॉरिशस में, ये इसका, और ये जो क्वांगा है, ठीक है, तो ये आपको अफ्रीका में देखने को मिली थी। ये तो इनको अभी हो गया है लगभग 20 से 25 वर्ष, तब से ये दिखाई नहीं दी गई हैं, तो इन्हें विलुप्त माना जा रहा है, ठीक है। और ये जो ये पिजन, जो पैसेंजर पिजन और स्टेशर्स स्टार स्टेलर्ज सी काऊ जो है, ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये इवन दोनों जो प्रजातियां हैं ये 500 वर्षों तक इससे नहीं दिखी हैं, ठीक है, तो इन्हें भी विलुप्त की श्रेणी में रखा जा रहा है। तो ये सारी की सारी जो हमारी प्रजातियां हैं ये विलुप्त की श्रेणी में रख दी गई हैं IUCN के द्वारा, ठीक है। तो हमारा जो है डी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 8, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन बाह्य स्थानीय यानी ex-situ संरक्षण विधियों के उदाहरण है? तो राष्ट्रीय उद्यान है, वनस्पति उद्यान है, जंतु उद्यान है, ठीक है, तो वो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा जो इन सीटू के मतलब ex-situ के बारे में, तो इसमें देखो वनस्पति उद्यान हो सकते हैं, ठीक है, और जंतु उद्यान हो सकते हैं, जैसे किसी जैसे ये जो आपको बोटेनिकल गार्डन हुआ करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे जो है कहीं मतलब उसको मतलब जो प्रजातियां खतरे से बाहर मतलब खतरे में होती हैं उनको एक अलग जगह पे ले जाके उनको इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है, वहाँ उनका संरक्षण, उनकी देखभाल और उनका जो है जो उनको प्रसार करने के लिए और अन्य विधियाँ खोजी जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। जंतुओं का भी ऐसे ही है, ठीक है, जैसे टाइगर सफारी इटावा में मतलब टाइगरों को प्रस्थापित किया गया था, ठीक है, तो ये मतलब देख सकते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो इन सीटू के अंतर्गत आते हैं कि जहाँ जंतु होता है, ठीक है, उसी के आवास क्षेत्र में उसको जो है संरक्षित कर दिया जाता है। तो हमारा जो है फर्स्ट वाला गलत है, सेकेंड और थर्ड सही हो जाता है, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कि 9 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथन युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है सूक्ष्म जीव दिए हुए हैं और जिस अम्ल के उत्पादन में उपयोगी हैं वो दिया हुआ है, ठीक है, तो एस्परजिलस नाइजर, ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड है, क्लस्ट्रीडियम और ब्यूटाइलिक तो ये लैक्टिक अम्ल है, और सेकेरोमाइसीज सेरीविसेई, ठीक है, तो ये एथेनॉल के उत्पादन में, तो थर्ड वाला सही है क्योंकि ये सेकेरोमाइसीज और सेरीविसेई है, ठीक है, ये एथेनॉल के उत्पादन के लिए मतलब जो ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है, इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्लिस्ट्रीडियम और ब्यूटाइलिकम जो है, ठीक है, ये लैक्टिक अम्ल के लिए ये नहीं उत्तरदायी है, ये ब्यूट्रिक अम्ल जो होता है उसके लिए है, ठीक है, ये भी एक बैक्टीरिया होता है। और एस्परजिलस जो नाइजर होता है, ठीक है, ये भी एसिटिक एसिड नहीं, जो मतलब सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, उसके लिए ये मतलब उसके उत्पादन के लिए उपयोगी होता है, तो ये एक कवक होता है। तो हमारा जो है एक केवल थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है और सारे के सारे मतलब फर्स्ट एंड सेकंड गलत हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें प्रवालों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा। तो फर्स्ट है कि ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों और समुद्रों में पाए जाते हैं। सेकेंड है कि अधिकांश मछलियाँ प्रवाल कॉलोनियों में अंडे देती हैं, ठीक है, और थर्ड है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में प्रवाह भित्तियाँ जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं यानी कोरल रीफ होती हैं जो वो अधिक जैव विविधता वहाँ अधिक जैव विविधता होती है, ठीक है। तो जो उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में जो कहा गया है, तो देखो इसमें जो कहा गया है तो ये थर्ड वाला भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है उससे ज़्यादा जो है प्रवालों में जो आपको देखने को मिलती है जैव विविधता होती है, ठीक है, और अधिकांश मछलियाँ प्रवाल कॉलोनियों में ही अपने अंडे देती हैं, ठीक है, और ये उष्णकटिबंधीय महासागर समुद्रों में पाए जाते हैं। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 11 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थानीय और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के वे क्षेत्र होते हैं जो अपने संरक्षण और साधारणीय उपयोग के मध्य संतुलन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का एक समन्वित वैश्विक नेटवर्क स्थापित करने के लिए मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व यानी मैब कार्यक्रम जैव विविधता अभिसमय यानी CBDT की एक पहल है, तो ये गलत है, ये CBDT की पहल नहीं है, ये आपको यूनेस्को की पहल देखने को मिली थी। यूनेस्को द्वारा 1971 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, तो ये गलत है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये जैव आरक्षित क्षेत्र स्थानीय और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के वे क्षेत्र होते हैं जो अपने संरक्षण और साधारणीय उपयोग के मध्य संतुलन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्टेटमेंट एक सही हो जाता है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट है कि हमारा 12 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। सेकेंड है कि यह प्राणी जाति के संबंध में पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करता है। थर्ड है कि यह रेड डाटा बुक और भारत के प्राणीजात और
जो राज्यों के प्राणिजात का विवरण तैयार करता है। तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि जो ये रेड डाटा बुक और भारत के जो प्राणिजात और जो हमारे राज्यों के प्राणिजात का विवरण तैयार करता है ये, ठीक है। और जो ये कहा गया है सेकेंड वाला, तो ये भी सही है, क्योंकि प्राणिजात के संदर्भ में पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन किया, ये पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन करता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये पर्यावरण एवं जलवायु जो पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के अधीन तो आता है, लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा एक सांविधिक निकाय नहीं है, ये एक संगठन है, ठीक है, जिसको जो है स्टेचुरी स्टेटस नहीं दिया गया है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1916 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाता है, तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट इसका सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किन स्रोतों से होने वाली उत्सर्जन अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन फर्स्ट है कि ज्वालामुखी, सेकेंड है दलहन दलदल, और थर्ड है कि महासागरों में प्लवक, और फोर्थ है कि जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन। तो देखो जो जीवाश्म ईंधन है इससे तो SO2 का लगभग 70% जो भाग जो है इसका मतलब जो SO2 होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, 70% इससे उत्पादन होता है, जो जीवाश्म ईंधन से होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। और ये जो होती हैं ज्वालामुखी और जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, दलदल है, और महासागरों में जो प्लवक हैं, इनसे आपको देखने को मिलेगा जो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी भी मात्रा इनसे जो है निकलती है, और ये वर्षा के रूप में जो है जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन सल्फाइड है ये मिलकर जो है हाइड्रोजन मतलब आकर नीचे वर्षा के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और वर्षा के रूप में ये फिर से आ जाते हैं। यही अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो ये मतलब ऊपर की मतलब वायुमंडल की जलवायु से क्रिया कर लेते हैं। तो ये हमारे सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। ये हमारे सभी अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है 14। इसमें कहा है कि कृषि पद्धतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि अंतर फसली पद्धति में एक ही भूखंड पर एक साथ विभिन्न फसलों को उगाना सम्मिलित होता है, ठीक है। सेकेंड है कि मल्चिंग फसल अवधि के मध्य फलीदार फसलों के लिए कृषि पद्धति तो गलत है, ये कोई कृषि पद्धति नहीं है। ये मल्च जो होता है जिसे मतलब जो फसलों का अवशेष बच जाता है तो उनको जो है फसलों के जो आधार तल होते हैं, ठीक है, उसी को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इससे क्या होता है कि हमारी जो फसल होती है उसके लिए जो पोषक तत्व हैं वो ज़्यादा डिक्लाइन नहीं होते हैं, नमी हमारी संरक्षित रहती है, उसके साथ साथ मृदा अपरदन भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये मतलब एक कंजर्वेटिव मतलब ये कह सकते हैं कि मृदा के लिए ये संरक्षण के काम के लिए काम करता है, ना कि ये कोई फलीदार फसलों की कृषि पद्धति है, ठीक है। फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि अंतर फसली पद्धति में एक ही भूखंड पर एक साथ विभिन्न फसलों को उगाना सम्मिलित होता है, ठीक है। तो हमारा जो है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है, ए वाला ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी द लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी की मुख्य अवधारणा है। तो फर्स्ट ए वाला ऑप्शन है पर्यावरण अपनी वहन क्षमता से अधिक साधनों के बढ़ते उपयोग का समर्थन नहीं कर सकता है, ठीक है। बी है कि कुछ जंतु प्रजातियां अपनी संख्या में क्रांतिक सीमा से अधिक वृद्धि नहीं कर सकती, ठीक है। सी है कि ये आपको देखने को मिला आकृतियों के आधार स्तर को आगे अवक्षयित नहीं होती हैं, और डी ऑप्शन है कि पर्यावरणीय क्षरण और उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं कि उनकी वनस्पति की पद्धति जो वनस्पति की वृद्धि को सीमित करता है। तो देखो इसका फर्स्ट वाला ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये मतलब जो लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी है इसी की बात करता है कि पर्यावरण अपनी क्षमता से अधिक संसाधनों के बढ़ते उपयोग को समर्थन नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट 16 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में सुरंगम और जिंग हैं। तो सुरंगम और जिंग क्या है, ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में। तो फर्स्ट ए वाला ऑप्शन है कि शिलांग पठार के दक्षिण भाग के साथ पर्वतीय क्षेत्रों के और खासी और जो पर्वतीय क्षेत्र के खासी और जयंतिया जनजातियों द्वारा निर्मित जीवित पादप जड़ के सेतु हैं, ठीक है। बी है कि पारंपरिक जल संचय पद्धति जो क्रमशः पश्चिमी घाट और लद्दाख में उपयोग की जाती है, ठीक है। सी है मणिपुर नागालैंड में स्थानांतरित कृषि की पद्धति है, और डी है कि शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि की एक पद्धति है। तो हमारा जो देखने को मिलेगा बी वाला ऑप्शन सही है। ये मतलब जो सुरंगा और जिंग जो है ये मतलब एक जल संचय की पद्धतियाँ हैं, ये जो पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगा और लद्दाख में उपयोग की जाती हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट में आपको सुरंगम देखने को मिलती है जल संरक्षण की पद्धति, और जिंग जो है ये लद्दाख वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह किसी क्षेत्र पर वर्षा के रूप में प्राप्त होने वाले जल की कुल मात्रा को वर्षा जल संचय यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्षमता कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड है कि कुल प्राप्त जल से प्रभावी ढंग से उपयोग किए जा सकने वाली जल की मात्रा को वर्षा जल संचय उपलब्धता कहते हैं, यानी रेन वाटर एंडाउमेंट
मेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये अपोजिट कर दिए गए। जो रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग जो क्षमता होती है, मतलब जल संचय, वर्षा जल संचय जो क्षमता होती है, वो जो है कुल क्षेत्र में जो प्राप्त जल में प्रभावी ढंग से उपयोग की जा सकने वाली जल की मात्रा के को वर्षा जल मतलब को कहते हैं, ठीक है। और जो ये जल संचय की बात अगर करें तो जो ये जल वर्षा जल संचय उपलब्धता, तो ये इसका अपोजिट ये वाला है कि किसी क्षेत्र पर वर्षा के रूप में प्राप्त होने वाले जल की कुल मात्रा को कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारे अपोजिट कर दिए गए हैं। तो हमारा जो है स्टेटमेंट कोई भी इसमें सही नहीं है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारा 18 क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया कि समस्थापन यानी होम्योस्टैटिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह परिवर्तनशील बाह्य पर्यावरणीय स्थितियों के बावजूद किसी सजीव के आंतरिक स्थिति मतलब ये कहा गया है कि किसी सजीव के आंतरिक वातावरण की स्थितियों के अनुरक्षण को संदर्भित करता है, ठीक है। सेकेंड है कि केवल स्तनधारी समस्थापन बनाए रखने हेतु सक्षम होते हैं। मतलब समस्थापन मतलब जो होम्योस्टैटिस के बारे में जो बात करते हैं, तो ये गलत वाला स्टेटमेंट है। इसमें इवन आपको जो देखने को मिलेगी, जो अधिकांश जंतु होते हैं, लगभग 99% आपको जंतु देखने को मिलेंगे जो ये मतलब समस्थापन यानी होम्योस्टैटिस बनाने में सक्षम होते हैं, ठीक है। और इसमें की जो अधिकांश पादप, जो लगभग सभी पादप जो प्रजातियां होती वो भी इसमें सम्मिलित होती हैं, वो भी ये जो है समस्थापन बनाने में सक्षम होती हैं, ठीक है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि यह एक परिवर्तनशील बाह्य पर्यावरणीय स्थितियों के बावजूद किसी सजीव की जो आंतरिक वातावरण होता है, ठीक है, सजीव का जो आंतरिक वातावरण होता है उसकी स्थिरता के अनुरक्षण को संदर्भित करता है, मतलब उसको स्थिरता प्रदान करता है, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया, केवल एक स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि गैसीय वायु प्रदूषणों के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण फूलों की कलियां कठोर होकर पौधों से पृथक हो जाती हैं, ठीक है। बी है ट्रैफिक के लाल धुंध नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होते हैं, ठीक है। और सी है हाइड्रोकार्बन प्रदूषण ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण निर्मित होता है। और ये डी वाला ऑप्शन है हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन से संयोजित होकर कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फंक्शन नहीं है, ये आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का फंक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाती है, जो मतलब जो चिपक जाता है, जो हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो हमारी जो है दिल से समस्याएं होती हैं और अंत में जो मनुष्य की मृत्यु तक भी हो सकती है इससे, ठीक है। तो ये वाला गलत है और ये तीनों स्टेटमेंट हमारे इसके संबंध में सही है। तो हमारा जो है गलत पूछा गया था, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि भारत में पवित्र उपवन को सर्वश्रेष्ठ रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो फर्स्ट है कि सुंदर मैंग्रोव वनों में ऐसे भाग जहाँ भय नरबच्ची बाघों को पूजा जाता है, ठीक है। बी है कि नारियल और केले जैसे वृक्षों को रोपण जिनके फलों का उपयोग देवताओं को प्रसाद चढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और तुम्हारा सी ऑप्शन है कि हमारा देखने को मिल रहा है जो ऐसे वनखंड जिसमें स्थित सभी वृक्षों और वन्य जीवों को पूजनीय माना जाता है, उन्हें पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। डी है कि जो आपको देखने को मिल रहा है जहां अनुष्ठान के रूप में वन्य पशुओं को बलि दी जाती है। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, जो पवित्र उपवन की जो बात की जा रही है, इसमें ऐसे वन्य खंड होते हैं जिसमें जो सभी होते हैं जीव जंतु, ठीक है, सभी वृक्ष और वन्य जीवों को पूजनीय माना जाता है, ठीक है। और ये इन सिटू कंजर्वेशन के मतलब अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 21। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सजीवों में से कौन सा कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो कौन से सजीव हैं जिनको कीटनाशक के रूप में हम यूज कर सकते हैं, जो सूक्ष्मजीव है, ठीक है, जो माइक्रोबैक्टीरिया हैं। तो इसमें देखो बैक्टीरिया होता है, कवक होता है और वायरस होता है, ठीक है। कवक, फंगस और वायरस, इन तीनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कीटनाशक के रूप में, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, 1, 2 और 3, ठीक है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं क्या क्या है। तो पृथुतापी यानी यूरी जो थर्मल होते हैं, ठीक है, यूरी थर्मल जीव के बारे में बात करता है कि यूरी थर्मल जीव तापमान की विस्तृत सीमा में जीवित रह सकने वाले जीव होते हैं, जबकि तनु यानी स्टेनोथर्मल जीव तापमान की केवल एक संकीर्ण सीमा में ही जीवित रह सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि सभी कशेरुकी जीव होते हैं वो तनुतापी, जबकि सभी अकशेरुकी पृथुतापी होते हैं। पृथुतापी यानी जो
यूरीथर्मल, तो ये गलत इसमें भी कहा गया है। जो जो सभी कशेरुकी होते हैं इन्हीं को यूरीथर्मल यानी पृथ्वतापी कहा जाता है, और जो सभी अकशेरुकी होते हैं उनको जो है ये तनुतापी यानी स्टेनोथर्मल कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट, और ये जो देखने को मिलेगा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें कि इसमें कहा है कि जो जो पृथ्वतापी होते हैं यानी यूरीथर्मल जीव तापमान की विस्तृत सीमा में जीवित रह सकते हैं वाले जीव होते हैं, और तनुपापी जीव जो होते हैं वे केवल संकीर्ण सीमा में ही जीवित रह सकने की क्षमता उनके पास होती है। ठीक है, तो हमारा जो है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया इसमें, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है, सेकेंड गलत है हमारा। नेक्स्ट है 23rd, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रदूषण के गैर बिंदु के स्रोत हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि नगर पालिका सीवेज प्रवाहित करने वाली सतही नाले, और सेकेंड है खेतों से होने वाले अपवाह और बिना जले यानी अपूर्ण जले शव का प्रवाह कर देना, धोबी घाट और औद्योगिक बहिष्राव। तो देखो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, इसमें दो टाइप के जो ये जो सोर्स होते हैं, एक होते हैं पॉइंट सोर्स और एक होते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। ठीक है, नॉन पॉइंट सोर्स। ठीक है, तो ये नॉन पॉइंट सोर्स के बारे में पूछा गया है। तो ये देखो ये खेतों में जो होने वाला अपवाह होता है और बिना जले या अपूर्ण जले शवों को जो है नदी में प्रवाह कर देते हैं, धोबी घाट जो धोबी द्वारा मतलब नदी में मतलब कपड़ों की सफाई की जाती है, और औद्योगिक बहिष्राव जो होता है, ये सब मतलब नॉन पॉइंट सोर्स होते हैं। ठीक है, उसके प्रदूषण के प्रकार हैं। लेकिन ये जो नगर पालिका सीवेज प्रवाहित होने वाली जो सतही नाले होते हैं, ये मतलब पॉइंट सोर्स होते हैं, ये मतलब डायरेक्टली इनमें आ जाते हैं। ये इनडायरेक्टली होता है, ये इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, तो हमारा जो है ये वाला फर्स्ट वाला इसके संबंध में नॉन पॉइंट सोर्स नहीं है। ठीक है, और 2, 3, 4 और 5 ये हमारे नॉन पॉइंट सोर्स हैं। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन नहीं सी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नहीं सॉरी इसमें तो गड़बड़ है हमें लग रहा है। नहीं, इसमें जो नॉन पॉइंट सोर्स में और एक बात करें जो ये होता है कि हमारा ये फिफ्थ वाला हमारा जो औद्योगिक बहिष्राव होते हैं, इनको भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ये भी नहीं शामिल है। तो फर्स्ट है थर्ड इसमें शामिल जो ये मतलब जो डायरेक्टली मिल जाते हैं नदियों में, ठीक है, तो वो मतलब नहीं होते हैं, और इनडायरेक्टली वाले जो आते हैं उनको जो है पॉइंट सोर्स के रूप में, नॉन पॉइंट्स के सोर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा 2, 3 और 4 स्टेटमेंट इसमें सही है, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 24, इसमें कहा गया कि मेघालय में भारी वर्षा वाले और गहरे सागरी गर्त, वेगवती धाराएं और उबलते गर्म झरने उदाहरण हैं। तो किसके उदाहरण है जो मेघालय वाले भारी वर्षा वाले वन क्षेत्र और गहरे महासागरी गर्त हैं। ठीक है, तो इसमें देखो समाविष्टियों के और इकोटोन के, परिमंडल के और परिवासों के। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, ये परिवासों के जो है उदाहरण है। ठीक है, जो मेघालय में है ये। ठीक है, नेक्स्ट है 25, इसमें कहा गया कि प्राणी प्रजातिगत विविधता के समृद्ध समुदायों की स्थिर समुदाय माना जाता है। जो मतलब कहा गया है कि इसमें जो प्रजाति विविधता होती है वो समृद्ध समुदायों की स्थिर समुदाय जो माना जाता है, और निम्नलिखित में से कौन से स्थिर समुदाय की विशेषता है तो बताना है। तो फर्स्ट है कि वर्ष दर वर्ष उत्पादकता में उच्च भिन्नता। ठीक है, सेकेंड है कि आकस्मिक मानव जाति बाधाओं का प्रतिरोध और विदेशी प्रजातियों के तीव्र प्रसार पर प्रतिरोध को। थर्ड वाला हमारा सही है क्योंकि तीव्र जो प्रसार होता है विदेशी प्रजातियों को, ठीक है, जो एलियंस प्रजातियां होती हैं। और सेकेंड वाला जो कहा गया कि आकस्मिक मानव जाति की जो बाधाओं का प्रतिरोध किया जाता है, तो ये इसकी विशेषता है। लेकिन इसमें वर्ष दर वर्ष उत्पादकता जो है उच्च भिन्नता इसमें नहीं देखने को मिलती, इसमें बहुत कम भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट इसमें सही हो गया, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा 26, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय पहल और मुख्य विषय के बारे में बताना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस की गैसों में कमी करना। ठीक है, सेकेंड है स्टॉकहोम, तो इसमें राष्ट्रों के मध्य खतरनाक अपशिष्टों के आवागमन को कम करना। ठीक है, और जो कहा गया थर्ड में सेंडाई फ्रेमवर्क, तो ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है। तो देखो ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है जो सेंडाई फ्रेमवर्क हुआ था। ठीक है, ये तो हमारा सही स्टेटमेंट हो जाता है। लेकिन और जो ये फर्स्ट वाला ये भी हमारा सही है क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो ये है ग्रीन हाउस गैसों को कम करने की बात करता है। लेकिन जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है ये मतलब खतरनाक अपशिष्टों के बारे में ये बात नहीं करता है। ये आपको देखने को मिलेगा जो ये पर्यावरण और जो साधारण विकास के मुद्दों पर जो एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, उसके समाधान के लिए जो ये मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था उसकी बात करता है। ये 1972 में हुआ था। ठीक है, ये पर्यावरण के संबंध में पहला एक कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, तो हमारा जो ये फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से पारितंत्र
के अजैविक घटक हैं। तो पारतंत्र के कौन से अजैविक घटक हैं? तो तापमान है ए, सेकंड है आर्द्रता, मृदा है। तो निम्नलिखित में से कौन है? तो हमारा देखो तीनों के तीनों अजैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक जो होते हैं जिसमें जीवन नहीं होता है, मतलब जो मतलब भौतिक या जो प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मतलब गैर सजीव घटक जितने हैं उनको संदर्भित करता है, जैसे तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, मृदा हो गया, वायु हो गए, खनिज हो गए, ठीक है। ये सब जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहा गया कि अंतर जाति पारंपरिक क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार करना है। तो हमारा जो है पारस्परिक क्रिया के प्रकार हैं और प्रभाव हैं। तो सहोपकारिता के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती हैं। और सेकंड है परभक्षण, तो इसमें जो कहा गया है कि एक प्रजाति लाभान्वित होती है और दूसरी प्रजाति को हानि होती है, ठीक है। थर्ड है कि अंतरजातीय परजीविता, तो एक प्रजाति लाभान्वित होती है, दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। तो गलत है, एक प्रजाति को हानि होती है और दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। तो ये इसे अंतर परजीविता के नाम से, अंतरजातीय परजीविता के नाम से जानते हैं। तो हमारा थर्ड वाला गलत हो गया और फर्स्ट एंड सेकंड सही है, क्योंकि जो है ये जो परभक्षण में होता है कि एक प्रजाति लाभान्वित होती है, दूसरी को हानि होता है, क्योंकि एक जो दूसरी प्रजाति को नुकसान पहुँचाती है। और जो सहकारिता होती है उसमें जो है दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती हैं। तो हमारा 1 और 2 जो है स्टेटमेंट सही हो जाता है, बी ऑप्शन। सॉरी। नेक्स्ट है तो हमारा 29। इसमें कहा गया है कि चारण खाद्य श्रृंखला यानी जी जो होती है चारण खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करता है। तो मतलब चारण खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करें तो जो होती है जैसे ग्रेजिंग फूड चैन होती है, ठीक है। और एक है कि DFS यानी अपरद खाद्य श्रृंखला यानी डेट्रिटस जो फूड चैन होती है, डेट्रिटस फूड चैन के बारे में बात करता है। तो इसके बारे में बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो फर्स्ट है कि यानी GFC यानी ग्रेजिंग फूड चैन तो के उत्पादकों से आरंभ होती है, जबकि DFC जो है मृत कार्बनिक पदार्थों से आरंभ होती है, ठीक है। सेकेंड है कि एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अधिकांश प्रवाह DFC के बजाय GFC से होकर प्रवाहित होता है। तो देखो जो स्थलीय प्रवाह होता है ये आपको जो देखने को मिलेगा, ये आपको DFC जो GFC की अपेक्षा जो अधिकांश आपको देखने को मिलेगा DFC से प्रवाहित होता है, ठीक है। मतलब DFC से होकर प्रभावित होता है, ना कि GFC से। और GFC में जो देखने को मिलता है ये आपको जलीय पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है, तो इसके द्वारा ज़्यादा होता है। तो हमारा ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए वाला सही, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहा गया कि जैव विविधता के संदर्भ में रिवेट पोपर परिकल्पना मतलब रिवेट पोपर हाइपोथेसिस के बारे में बात करता है कि इसका उपयोग जो है निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। तो ए ऑप्शन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों और ऊर्जा का संचालन, ठीक है। बी है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रक्रिया और सी है कि जैव विविधता पर प्रजातिगत समृद्धि की क्षति का प्रभाव और डी है कि जलवायु परिवर्तन में समायोजित करने के लिए जीवों द्वारा अपनाई गई जो विशेषताएं होती हैं। तो देखो इसका जो सी ऑप्शन हमारा बहुत अच्छा इसका जो है स्पष्ट करता है इसका अर्थ, क्योंकि जैव विविधता का प्राणी जो जैव विविधता पर प्रजातिगत समृद्धि की क्षति का ये प्रभाव होता है जो रिवेट पोपर परिकल्पना होता है, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहा गया है कि उष्ण कटिबंधी और शीतोष्ण कटिबंधी वनों के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्ण कटिबंधी वनों में वृक्षों की अत्यधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। मतलब शीतोष्ण वनों की तुलना में जो हमारे देखने को मिलते हैं उष्ण कटिबंधी वाला क्षेत्र उसमें अत्यधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। सेकेंड है कि शीतोष्ण वनों में प्रजातियों का विरल वितान होता है, जबकि उष्ण कटिबंधी वनों में सघन वितान होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि जो उष्ण कटिबंधी वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा जो 23 डिग्री 23.5 डिग्री जो नॉर्थ और साइड 23.5 डिग्री साउथ जो आपको देखने को मिलता है लैटिट्यूड, ठीक है, इसी के बीच में ये पाया जाता है। ये उष्ण कटिबंधी क्षेत्र यहाँ ज़्यादा मतलब जैव विविधता भी मिलती है, लेकिन इसके जो शीतोष्ण कटिबंधी वाले इन क्षेत्रों में जो है ये कम मिलता है, ठीक है। तो हमारा जो सही हो जाता है दोनों स्टेटमेंट सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 32। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से अवसादी भू रासायनिक चक्र के उदाहरण हैं। तो अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र के उदाहरण बताना है। तो ए ऑप्शन फर्स्ट है कि नाइट्रोजन चक्र, सेकेंड है कार्बन चक्र और थर्ड है कि फास्फोरस चक्र, फोर्थ है मतलब थर्ड है सल्फर चक्र, फोर्थ है फास्फोरस चक्र। तो देखो इसमें जो अवसादी चक्र के बारे में बात करें तो ये सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके जो ये सल्फर और फास्फोरस ये जो घटक होते हैं, ठीक है,
ये आपको देखने को मिलेंगे जो पृथ्वी की भूपर्पटी वाला क्षेत्र है उसमें ये स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये अवसाद के कारण इनका जो है चक्रण होता है, ठीक है। और जो ये नाइट्रोजन और कार्बन चक्र की बात करें तो इनका देखने को मिलता है, ये तत्व जो है ये गैसें होती हैं जो गैसीय भूचक्र के अंतर्गत आते हैं, मतलब गैसीय चक्र के अंतर्गत आते हैं और ये वायुमंडल में विद्यमान होते हैं। तो ये हमारा गैसीय चक्र के अंतर्गत आते हैं, न कि अवसादी। तो हमारा ये फर्स्ट एंड सेकेंड गलत है, थर्ड एंड फोर्थ हमारा सही हो जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन सूक्ष्म जीवों का जैविक उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो नॉन स्टॉक है, एनाबीना है, साइनोबैक्टीरिया है और असिलेटोरिया है। तो ये चारों का चारों आपको देखने को मिलेगा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये नॉन स्टॉक, एनाबीना, साइनोबैक्टीरिया और असिलेटोरिया, ठीक है। तो चारों का चारों यूज किया जाता है हमारा जो जैव उर्वरक के मतलब बायो फर्टिलाइजर के रूप में। तो ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कहा गया कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह शीत आर्द्र जलवायु में निर्मित होता है, और सेकेंड है इसका निर्माण संतृप्त हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पर सूर्य के प्रकाश की अभिक्रिया से होता है, ठीक है। थर्ड है कि ओजोन प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो देखो ये वाला हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो जाता है, क्योंकि ओजोन जो होता है ये प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का जो है महत्वपूर्ण घटक होता है, ठीक है। और सेकेंड वाला जो कहा गया ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसका निर्माण जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पर सूर्य के प्रकाश की अभिक्रिया से होता है। लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि ये मतलब शीत आर्द्र जलवायु में निर्मित नहीं होते हैं। ये आपको देखने को मिलेंगे शुष्क और मतलब उष्ण जो शुष्क उष्ण जलवायु और तेज प्रकाश जहाँ होता है, ठीक है, उस जलवायु में ये मतलब इनका उत्पादन होता है। लेकिन जो ये शीत आर्द्र जलवायु में बात करें तो ये जो कोहरा होता है, ठीक है, स्मॉग जो सामान्य धूम कोहरा होता है, ठीक है, उसका जो है निर्माण इसमें होता है, जो जिसमें सूर्य के प्रकाश की उसमें आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा जो है 2 और 3 स्टेटमेंट इसके संबंध में सही है, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है 35। इसमें बेसल अभिसमय मतलब बेसल कन्वेंशन 1989, ठीक है, 1989 के संदर्भ में कहा गया है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। कथन बताना है कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि ये बेसल कन्वेंशन के बारे में यह अपने पक्षकारों के मध्य खतरनाक अपशिष्ट के आयात और निर्यात को विनियमित करता है, मतलब रेगुलेट करता है, ठीक है। और सेकेंड है कि यह अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता स्थापित करता है, ठीक है। तो ये बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। जो ये बाध्यकारिता की बात की गई है तो ये बाध्यकारी नहीं है, ये मतलब टॉक्सिक ट्रेड के जो आयात निर्यात है उसके बारे में ये बात करता है। तो फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है, ठीक है। तो ए वाला स्टेटमेंट हमारा सही है और इसे प्रभावी बनाया गया था 1992 में, ठीक है। तो हमारा जो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 36। इसमें कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की परास के विद्युत चुंबकीय विकिरण का भाग होता है, ठीक है। सेकेंड है कि संपूर्ण जगत का संचालन बनाए रखने के लिए पौधों द्वारा कम से कम 80 से 85 PAR अवशोषित किए जाने की आवश्यकता होती है। और थर्ड है कि PAR मौसम के अनुसार परिवर्तित होता है और अक्षांश और दिन के समय के आधार पर भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो देखो ये वाला हमारा स्टेटमेंट जो हमारा ये PAR मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव जो रेडिएशन होता है उसके बारे में PAR के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो इसका थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो PAR होता है मौसम के अनुसार परिवर्तित होता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये मतलब ज़्यादा होता है, और कम होता है तो ये कम मतलब PAR होता है, ठीक है। तो इससे भिन्न भिन्न समय में मतलब और भिन्न भिन्न अक्षांशों पे अलग अलग होता है दिन के समय के आधार पर, ठीक है। तो हमारा थर्ड सही है और फर्स्ट भी सही है, क्योंकि ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की परास की विद्युत चुंबकीय विकिरण का भाग होता है। लेकिन सेकेंड वाला हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें जो संपूर्ण जगत का संचालन बनाए रखने के लिए पौधों द्वारा कम से कम इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं 2.2 से 10% तक जो है PAR जो है पौधे उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 80 से 85% नहीं है। तो हमारा जो है 1 और 3 स्टेटमेंट इसका सही हो जाता है, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। इसमें जैविक समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि भक्ष्यभोजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों का उपयोग करने वाले जीव होते हैं, ठीक है। और सेकेंड है मृतपोषी मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करने वाले जीव होते हैं। तो देखो ये जो कहा गया है इनके बारे में जो जैव समुदाय के बारे में, तो इसके ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो मृतपोषी और मृत जो कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करने वाले जीव होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो है ये किसी जो पदार्थ जिसको जो डेड हो जाता है उसको जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके उसके कार्बनिक पदार्थों में बदलने का काम करते हैं।
और ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है ये भी सही है, क्योंकि भक्ष्यपोषी जो उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, जैसे जो उत्पादक हमारे होते हैं हरे पौधे जो होते हैं, इनको उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। इनसे हम ही लोग मतलब इनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 38 में। इसमें कहा गया कि ह्यूमस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह पोषक तत्वों के भंडार के रूप में कार्य करता है, ठीक है। सेकेंड है यह सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के प्रति उच्च प्रतिरोधी होता है। और तो ये हमारा जो ह्यूमस के बारे में बात की गई है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे सही हैं, क्योंकि जो यह पोषक तत्वों के भंडार के रूप में कार्य करता है और सूक्ष्म जीव क्रिया के प्रति यह उच्च प्रतिरोधी होता है। सूक्ष्म क्रिया के द्वारा ही जो हमारे जो जैसे जो अवशेष होते हैं उनको सड़ा गलाकर, ठीक है, ये जो है ह्यूमस में परिवर्तित कर देता है। तो हमारा जो है सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। उसी को ह्यूमस कहते हैं। जैसे जो मृदा में जो ब्लैकिश सॉइल होती है, जैसे मतलब उसमें जो ह्यूमस की मात्रा को दर्शाता है कि कितना है। अगर ज़्यादा ब्लैकिश सॉइल है तो उसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर वो भूरी टाइप की सॉइल दिख रही है तो उसको जो है उसमें कम जो ह्यूमस होगा। तो उसी के बारे में बात करता है कि ये जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर ये ह्यूमस बनता है मृदा में, ठीक है। नेक्स्ट है कि 39 इसमें कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह अधिनियम केंद्र सरकार के राज्य सरकारों की कार्रवाइयों का समन्वय और पर्यावरण की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने के अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। सेकेंड है कि इस अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की जाती है। तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। ये जो आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देखने को मिलता है वो इसके संबंध में सही नहीं है। जो मतलब राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व ये स्थापित किया जाता है, ये जो आपको देखने को मिलेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का एक्ट था, ठीक है, उसी के संबंध में ये मतलब स्थापित किए जाते हैं, न कि पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की कार्रवाई का समन्वय करने और पर्यावरण की गुणवत्ता के मानक को निर्धारित करने के लिए अधिकार प्रदान करता है। तो हमारा फर्स्ट ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 40 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है जिसमें जीवित जीव परस्पर और चारों ओर स्थित भौतिक पर्यावरण के साथ भी अंतरक्रिया करते हैं। और सेकेंड है कि पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर साथ ही संलग्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य पदार्थों और ऊर्जा का विनिमय होता है। और डी है कि सभी अंतर संबंधी पारतंत्रों का विशाल नेटवर्क एक निकेत का निर्माण करता है। तो देखो जो इसमें ये कहा गया है कि ये अंतर, जो थर्ड वाला ऑप्शन की सभी अंतर संबंधी पारतंत्रों का विशाल नेटवर्क एक निकेत का निर्माण करता है, तो ये गलत है। ये जो सभी अंतर संबंधी पारतंत्रों के विशाल नेटवर्क की बात करें तो ये एक मतलब जैवमंडल की स्थापना करता है, ना कि निकेत की, ठीक है। और ये फर्स्ट और सेकेंड हमारे सही हैं, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर और साथ ही साथ संलग्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य पदार्थों और ऊर्जा का विनिमय होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है हमारा, फर्स्ट वाला भी सही है हमारा, तो ठीक है। तो हमारा जो स्टेटमेंट सही हो जाता है, एक और दोनों सही हो गए, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, थर्ड वाला गलत है। 41 में कहा गया है कि संपीड़ित प्रकृति गैस यानी सीएनजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है जिसमें लगभग 80 से 90% गैसीय अवस्था वाली मीथेन शामिल होती है, ठीक है। यह शीशा रहित और वायु से हल्की होती है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही देखने को मिलेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि ये इसमें 70 से मतलब 80 से 90% गैसीय अवस्था में मीथेन होती है, जो सीएनजी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है जो, ठीक है, जिससे ये हमारी बसें चलती है और ये स्वच्छ ईंधन होता है। और इसके साथ साथ ये देखने को मिलता है जो ये मतलब वायु से हल्की होती है, तो इससे जो है ये जब इसका लीकेज होता है तो ये मतलब बहुत जल्दी से ऊपरी वायुमंडल में चली जाती है, क्योंकि वायु से हल्की होती है, तो इससे जो है आग लगने का खतरा बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 42 इसमें कहा गया है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट ऐसे जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां अधिकांश पौधों की विदेशज प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। सेकेंड है कि विगत वर्षों में वैश्विक स्तर पर जैव विविधता हॉट स्पॉट की कुल संख्या में गिरावट परिलक्षित हुई है। और थर्ड है कि भारत में केवल 2 जैव विविधता हॉट स्पॉट हिमालय और पश्चिमी घाट है। तो गलत है संबंध में, तो इसमें से कौन सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो देखो इसमें देखो जैव विविधता हॉट स्पॉट के बारे में, जो हिमालय के बारे में बात की, मतलब जो भारत के बारे में, तो यहाँ 4 आपको जैव विविधता हॉट स्पॉट देखने को मिलेंगे। एक तो हिमालय वाला क्षेत्र, ईस्टर्न हिमालय वाला क्षेत्र जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक पश्चिमी घाट वाला केरल, तमिलनाडु और ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। एक आपको देखने को मिलेगा सुंडालैंड वाला, ठीक है, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र वाला, ठीक है। और एक इंडो बर्मा वाला, ठीक है, इसमें भी अंडमान का थोड़ा सा पार्ट आता है। तो ये 4 क्षेत्रों में ये हमारा डिवाइड है।
तो हमारा ये वाला गलत हो गया। और जो ये कहा गया कि गिरावट परिलक्षित की गई है जो जैव विविधता हॉटस्पॉट की कुल संख्या में, तो ये गलत है, क्योंकि पहले इसकी जो हुआ करती थी इसकी पहचान की गई थी जैव विविधता हॉटस्पॉट की वैश्विक स्तर पर 25 जैव विविधता हॉटस्पॉट को, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब वर्तमान में बढ़कर ये 36 हो गई है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। और फर्स्ट वाला जो कहा गया है तो ये भी हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें हॉटस्पॉट ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ अधिकांश पौधों के विदेशी प्रजातियाँ, तो नहीं, ये ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जो मतलब जैव विविधता के भंडार होते हैं, और इसमें विदेशी प्रजातियाँ नहीं, आपको स्थानीय प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मतलब एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं और गलत पूछा गया है जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, 1, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कहा गया है कि वर्ष 1980 में अपनाई गई विश्व संरक्षण कार्य योजना यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी का लक्ष्य क्या था। तो फर्स्ट है कि यह पारिस्थितिकी पर्यावरण का मतलब आवश्यक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं का अनुरक्षण, और सेकेंड है आनुवांशिक विविधता संरक्षण, और थर्ड है कि प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र का साधारणीय उपयोग। तो ये जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और ये कन्वेंशन जो आपको देखने को मिला था विश्व संरक्षण कार्य योजना, ये आपको IUCN, ठीक है, IUCN प्लस UNEP, ठीक है, इन्वायरमेंटल यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है। तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये कार्य योजना तैयार की थी, ठीक है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसके संबंध में। तो नेक्स्ट चलते हैं 44। इसमें कहा गया है कि किसी पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान जैव भार या कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर होती है, ठीक है। सेकेंड है कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता उपभोक्ताओं द्वारा नवीन कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर को कहते हैं। तो नहीं, ये गलत है। जो ये नवीन कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर होती है, इसे जो है जो शोषण के लिए, जिसे जो हम सकल उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो जैव भर का इस्तेमाल जो मतलब प्राप्त करते हैं, जो कार्बन पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसमें से जो शोषण होता है हमारा, ठीक है, जो शोषण की दर होती है उसको घटा देते हैं, ठीक है। शोषण की दर से जितना हमारा ह्रास हुआ है उसको हम घटा देते हैं, ठीक है, तब हमारी जो है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता निकल के आती है, ठीक है। तो इसके संबंध में गलत है। और ये नवीन कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर की बात करें तो ये जो आपको देखने को मिलता है जो शोषण और स्पंदन की गति जो जिससे मतलब जो द्वितीयक उत्पादकता होती है उसी को नवीन कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो सेकेंड और फर्स्ट दोनों मतलब सेकेंड वाला गलत है। सॉरी इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। मतलब प्राथमिक उत्पादकता के बारे में तो ये हमारा सही है। प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान जैव भार और कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर होती है, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही स्टेटमेंट है। लेकिन जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता की बात करें तो जितना ये हमने कार्बन का निर्माण किया है, ठीक है, प्राथमिक उत्पादकता से, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें से जो हम शोषण करते हैं उससे जिन चीज़ों का ह्रास होता है उसको घटा देंगे तो हमारी ये शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता निकल आएगी। लेकिन जो ये नवीन कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की उत्पादकता होती है तो ये जो हमको देखने को मिलती है जो द्वितीयक उत्पादकता होते हैं उनके वो निर्माण करते हैं इसको। तो हमारा सेकेंड वाला गलत हो गया, फर्स्ट वाला सही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 45 इसमें कहा गया कि शीत निष्क्रियता मतलब हाइबरनेशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह जीवों के तनावपूर्ण परिवार से अधिक अनुकूल क्षेत्र में अस्थायी स्थानांतरण को संदर्भित करता है, ठीक है। सेकेंड है शीत निष्क्रियता के दौरान जीव के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो यह गलत है, इनका तापमान कम हो जाता है और जो श्वसन और हृदय की जो स्पंदन गति होती है ये भी कम हो जाती है, ठीक है। और ये मतलब जो देखने को मिलता है तनावपूर्ण परिवार के द्वारा जो स्थानांतरण देखा जाता है स्थायी, तो ये भी गलत है। ये मतलब कुछ समय के लिए पर्यावरण से विरत हो जाते हैं। मतलब जैसे भालू क्या होता है, जो ध्रुवीय प्रदेशों में जो ध्रुव क्षेत्र में जो बर्फीला क्षेत्र होता है वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब जब ठंड पड़ने लगती है तो ये खाने पीने की जो कोई चीज़ें वहाँ नहीं मिलती हैं, इतनी बर्फ़ गिरती है, ठीक है। तो क्या करते हैं कुछ वहाँ भालू है या वहाँ के जो अन्य जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी शीत निष्क्रिय मतलब हाइबरनेशन उसमें चले जाते हैं कि कुछ महीनों के लिए वो मतलब अंडरग्राउंड हो जाते हैं और वो अपनी धड़कन और उसको नियंत्रित करके मतलब स्थिर कर लेते हैं। उसके बाद जब अनुकूल परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो वो फिर अपनी चीज़ों को ऊपर से करने लगते हैं और फिर उसी स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, कोई भी इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 46, इसमें कहा गया कि जैव उपचार यानी बायो रिमेडिएशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह मृदा में प्रदूषकों की विषाक्तता का निराकरण करने हेतु
सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, यह तेल रिसाव को हटाने में प्रयुक्त एक तकनीकी है। तो देखो ये तेल रिसाव में भी इसका उपयोग किया जाता है, अन्य चीज़ों में भी इसका किया जाता है, बायो रिमेडिएशन का। ठीक है, और इसमें जो बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, नेक्स्ट है 47। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो फर्स्ट ए वाला ऑप्शन है कि मनुष्यों और उनके आसपास के वातावरण का अध्ययन करना। ठीक है, बी है कि यह पादपों और जीवों का पारंपरिक अंतरक्रिया और पर्यावरण के साथ उसके संबंधों के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, सी है कि यह पादपों के वैज्ञानिक अध्ययन और उनके वर्गीकरण और आर्थिक महत्व को संदर्भित करता है। ठीक है, डी है यह जंगली जानवरों और पक्षियों का केवल उनके जो प्राकृतिक परिभाषों में अध्ययन है। ठीक है, तो जो इसमें कहा गया है, तो देखो ये वाला हमारा जो कहा गया है पारिस्थितिकी के बारे में, तो हमारा ये बी वाला सबसे अच्छा इसका जो है स्पष्ट वर्णन करता है, क्योंकि यह पादप और जीवों की उनकी पारस्परिक अंतरक्रिया और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों को के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ठीक है, जो वैज्ञानिक ढंग से हम जो इनका संबंधों का अध्ययन करते हैं, इसी को इकोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है कि 48 इसमें कहा गया है कि तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन में से हो सकता है। तो फर्स्ट है कि पादप और जंतुओं की तीव्र वृद्धि। ठीक है, सेकंड है झील के तापमान में कमी और झील की गहराई में वृद्धि। तो जो इसमें कहा गया है, तो देखो ये आपको बात करें तो जो कहा गया कि पादप और जंतुओं की तीव्र वृद्धि, तो ये तो सही है। जो यूट्रिफिकेशन होता है कि हमको पोषण तत्वों जो पोषक तत्व होते हैं वो ह्यूज मात्रा में हमको प्रोवाइड होते हैं, जिससे जो है पादप और जंतुओं की तीव्र वृद्धि होती है, जिससे जो है अनबैलेंस वहाँ का जो है माहौल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ शोषण जैसे बीओडी की मात्रा मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो मतलब पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में मिलेंगे, तो ये मतलब बहुत तेज़ी से क्रियाएं होने लगती हैं। तो ये तो हमारा सही है स्टेटमेंट है। लेकिन ये झीलों के तापमान में कमी तो नहीं, इसमें कमी नहीं वृद्धि हो जाती, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ पे और कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसों की उसमें अधिकता होने लगती है। ठीक है, और झील की गहराई में वृद्धि तो नहीं, वृद्धि नहीं कमी होती है, क्योंकि अगर कोई जो मतलब बाहर से कोई मटेरियल किसी उसमें झील में डालोगे, तालाब में डालोगे, तो उसकी गहराई कम होगी, ना कि उसमें बढ़ेगी वो। ठीक है, तो हमारे ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। फर्स्ट वाला ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो हमारा ए वाला केवल एक स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 49। इसमें कहा गया कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के नोरिंटाचल यानी नैरेटिव जोन जो होता है, ठीक है, उसी के बारे में बात करना है। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में जो नैरेटिव जोन होता है, ठीक है, तो फर्स्ट है कि यह होता है कि उच्च ज्वार और निम्न ज्वार स्तरों के मध्य विस्तारित होता है। ठीक है, सेकेंड है कि प्रकाश और पोषक तत्वों की उपस्थिति के कारण यह क्षेत्र जीवों की सघनता और विविधता में समृद्ध होता है। तो देखो ये सेकेंड स्टेटमेंट से सही है, क्योंकि यहाँ प्रकाश हमारा जो नैरेटिव जोन होता है, यहाँ पे आपको प्रकाश भी आपको अच्छी मात्रा में मिल जाता है। ठीक है, ये नैरेटिव जोन होता है, तो यहाँ प्रकाश भी मिल जाता है और उसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है वहाँ पे पोषक तत्व भी अधिक मात्रा में होते हैं, ऑक्सीजन की भी अच्छी खासी वहाँ उपलब्धता होती है। ठीक है, तो उसमें जीवों की सघनता और विविधता देखने को मिलती है। लेकिन फर्स्ट वाला गलत है इसके संबंध में, क्योंकि ये तो आपको जो उच्चतर या उच्चतम और जो ज्वार और निम्नतम ज्वार के स्तरों के मध्य विस्तारित है, तो ये गलत है। ये आपको देखने को मिलेगा जो उच्चतर और निम्नतर ज्वार के बारे में बात करें तो ये जो लिटोरल जोन होता है ये स्थित होता है, लिटोरल जोन जो होता है वो इसके बीच स्थित होता है, जो उच्चतर ज्वार और निम्नतर ज्वार के बीच में होता है। ठीक है, तो हमारा जो है सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 50। इसमें एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसे वर्ष 1992 में रियो दी जेनेरियो में संपन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। ठीक है, सेकेंड है कि यह 21वीं सदी के में सतत विकास को प्रोत्साहित करने हेतु एक कार्य योजना है। और थर्ड है कि यह विकास से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं और देशज लोगों की भूमिका पर बल देता है। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो ये आपको ब्राज़ील में देखने को मिला था रियो द जेनेरियो शिखर सम्मेलन, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था फर्स्ट वाला, ठीक है, इसी के बारे में ये बात की जाती है। यहीं 21वीं सदी का ये सतत विकास को प्रोत्साहित किया गया था करने के लिए एक योजना बनाई गई थी। ठीक है, और इसमें जो है महिलाओं और देशज लोगों की भूमिका पर बल दिया गया था। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसका। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोगों को लाइक करके बिल्कुल जाना है। ठीक है, लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियो बनाने को, मतलब वरना आज मेरा मूड नहीं था बनाने का, क्योंकि आज कुछ मेरी थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं थी,
थोड़ा स्वास्थ्य हमारा ख़राब था, नहीं बनाने का मन कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं उठा और मतलब लेट हो गया थोड़ा, इसके लिए सॉरी, और उठा बनाया क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक्स कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मतलब अच्छा लगता है आप लोग जब सपोर्ट कर रहे हैं कि आप लोग, और इंटरेस्ट भी आप लोगों को आ रहा है। तो इसके लिए मैं मतलब अगर हमको भी कोई प्रॉब्लम होती फिर भी हम सोचते यार हमारे मतलब दोस्त, फ्रेंड, मित्र और स्टूडेंट जो भी हैं वो लोग हमारी जो है जो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे लेक्चर का, तो हमें मतलब हमें कोई भी दिक्कत होती है फिर भी हम लेक्चर लेके आते हैं।